एक बार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पूछ लिया करते थे। और इसके साथ चाहे गौरीगंज की बात हो तो वही रुतबा राकेश प्रताप सिंह का भी हुआ करता था, और ऐसा ही रुतबा गोसाईगंज से अभय सिंह का हुआ करता था। अभय सिंह के लिए तो यहां तक कहा जाता था, और स्वयं अभय सिंह भी कहते थे कि जब तक इस धरती पर हूं मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा। लेकिन आपने देखा किस तरह से राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दिया था, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इनको एक हृदय परिवर्तन की अवधि दी थी कि अगर आप हृदय परिवर्तन आपका हो जाता है इतने समय तक तो आपका पार्टी मोस्ट वेलकम करेगी, स्वागत करेगी। लेकिन अब वो समय सीमा भी पूरी हो गई है। अब जरा ध्यान देंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक है जिसकी वजह से इन्हें समाजवादी पार्टी से आउट कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहला पॉइंट ये है, सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा इन्होंने दिया है। महिला विरोधी नीति, युवा विरोधी नीति, व्यापार विरोधी नीति, ये चार मुख्य बिंदु हैं जिसे समाजवादी पार्टी ने आधार बनाया है, और अभय सिंह को, राकेश प्रताप सिंह को और मनोज पांडे को सीधे बाहर कर दिया है, हटा दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, जरा उनको स्क्रीन पर एक बार लेकर आइए। अपूर्व पाठक है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से, हमारे साथ इंद्रवीर सिंह हैं जुड़े हुए हैं ये रायबरेली से, अखंड राय हमारे साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जावेद खान आगरा से, और आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से, और ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रतापगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। और आज हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है। मुझे जानकारी दी गई है कि ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी लेंगे। तो पहले स्क्रीन पर जरा तीन लोगों को लेकर आइए, अखंड राय को लेकर आइए, अपूर्व पाठक को लेकर आइए, और साथ ही साथ इंद्रवीर को लेकर आइए, और इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी को लेकर आइए। इन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं आपसे बात करूं, लेकिन पहले इंजीनियर साहब से मेरा सवाल है, वीरेंद्र यादव जी से। मेहमान है चूंकि हमारे, इसलिए हमारा पहला प्रश्न आपसे बनता है, ये तीनों विधायकों को आपने पार्टी से आउट कर दिया है, इंजीनियर यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, क्या वजह है? देखिए, ये लोगों ने अगर ये विधायक बने हैं तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से बने हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर की बदौलत बने हैं, समाजवादी पार्टी के मतदाताओं की बदौलत बने हैं, और खाते समाजवादियों का है और बजाते हैं भाजपाइयों का। ये कब तक चलेगा? तो आज हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण निर्णय है कि ऐसे निष्ठा विहीन लोग, ऐसे धोखेबाज लोग, ऐसे अनुशासनहीन लोग और ऐसे मौकाप्रस्त लोग जो चंद रुपयों में अपना ईमान बेच दिए हों, उनकी समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी ही नहीं, इस लोकतंत्र में इन्हें कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, आपने समय भी दिया था हृदय परिवर्तन का, चूंकि वो समय सीमा पूरी हो गई। आप बता रहे हैं कि मनोज पांडे सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा दे रहे थे, महिला विरोधी। निश्चित तौर से ये इनकी सियासत विभाजनकारी हो गई थी। इनकी सियासत दंगा भड़काने की सियासत करने वाले लोग हैं लोग। तो हमारी पार्टी ने जब देखा कि इन्होंने मौका परस्ती करी और पार्टी की पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, उस पार्टी को जिसको ये मां कहते थे, और आज इनका जीवन है अगर इस धरती पर, तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बदौलत है। और आज इन्होंने उनकी पार्टी को धोखा दिया है।
आज समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को धोखा दिया है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो सदैव इस देश में अमन और चैन चाहता हो, और ये विध्वंसकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अच्छा हमारी वीरेंद्र पार्टी जी, को धोखा देने का काम किया, अब इसलिए आज इनको 27 निकाला का गया। चुनाव, हमें आज मन से 27 का चुनाव बहुत करीब है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज पांडे का ऊंचाहार में बहुत अच्छा दखल है। कोई इसी नहीं तरह है, कोई राकेश दखल प्रताप नहीं सिंह है। के जो दखल गौरीगंज में था है, वो तो दाव समाजवादियों का ये था। तो नहीं लेंगे। कोई दखल नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है ऊंचाहार में। अभी 2027 के चुनाव में उनको उनकी औकात पता चल जाएगी कि उनकी ऊंचाहार में क्या औकात है। उनकी तो जमानत जब्त 27 होगी जब वो चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले एंट्री तो नहीं होगी? नहीं, कतई नहीं। ऐसे धोखेबाजों की एंट्री हमारी पार्टी में नहीं होगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर वीरेंद्र यादव जी, जो कि समाजवादी फिर पार्टी के राहुल अध्यक्ष। राहुल राहुल सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। फिर आपने हृदय परिवर्तन का क्यों मौका दिया था? हृदय परिवर्तन का मतलब वेट एंड वॉच। फिर आप नहीं पहले लेट मी कंप्लीट इंजीनियर साहब। फिर आपने हृदय परिवर्तन का मौका क्यों दिया था? फिर क्या आप भेंट करना चाह रहे थे? अगर आप उनके पास उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो आपने हृदय परिवर्तन का मौका, हृदय परिवर्तन लिख करके समाजवादी पार्टी ने जो आज ये ट्विटर हैंडल से अपने ट्वीट किया है, इसका मतलब कि आप उनका वेट कर रहे थे, ये मत कहिए इंजीनियर साहब आप। नहीं, उनका कोई इंतजार नहीं हो रहा था। ऐसे धोखेबाज लोगों को हम लोगों ने उसी दिन त्याग दिया था, 27 फरवरी 2024 को। और विगत लोकसभा चुनाव में उनको उनकी औकात बताने का काम समाजवादियों ने किया है। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से और उनकी कृपा से सबसे अधिक मतों से अगर रायबरेली लोकसभा में कोई विधानसभा सीट जीतने का काम किया है तो वो ऊंचाहार विधानसभा सीट हमने जीतने का काम किया है। ये अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है और यहाँ का कार्यकर्ता और रायबरेली के लोग अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं। क्या आप उपचुनाव कराएंगे? अब आपने निष्कासित कर दिया है। अब क्या आज समाजवादी पार्टी बहुत खुशी है। क्या उपचुनाव, ये 2027 के पहले हम उपचुनाव भी रायबरेली में देखेंगे क्या? अब तो निष्कासित कर दिया आपने कि अगर उपचुनाव हो जाए तो मनोज पांडे को आप लोगों के नहीं संविधान के देखते हुए, संविधान को देखते हुए अब तो अगर आपने निष्कासित कर दिया तो माननीय मनोज पांडे जी जो विधायक हैं, आप रहे वो सपा से रहे, तो अब उनके पास तो वो सपा का जो विधायक का तमगा था वो तो रह नहीं गया। तो अब वाकई अगर देखा जाए तो उस तरीके से उपचुनाव होना चाहिए। हम तो इंतजार करेंगे कि वो चुनाव जल्दी से उपचुनाव हो और मनोज पांडे जैसे धोखेबाजों को फिर से वहीं पर पहुंचाया जाए जहां से इनको हम लोग और हमारे नेता ने संरक्षण। हालांकि इंजीनियर साहब अब 6 के बाद चुनाव होगा ही, क्योंकि आपने निष्कासित कर दिया है तो कोई विकल्प बचता नहीं है। 6 महीने चुनाव होगा, 27 से पहले आपको मौका मिलेगा। आप जो कह रहे हैं कौन कितना पानी में, उसके पहले आजमा लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। को मिल जाएगा कि ये कितने पानी में है। बिल्कुल सर, हमको क्या, हम और इंद्रवीर तो पत्रकार है सर। नहीं जो समाज में घटनाएं घटेंगी जो हो, आप सबका स्वागत हम फिर से करेंगे ऊंचाहार में। मामला है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए 12 बजे 12 खबर में। अखंड, ये बताइए कि यानी 3 विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट और तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी को ये निर्णय तो लेना ही था ना भाई, क्योंकि ये तो खुलकर समाजवादी पार्टी के विरोध में बैटिंग कर ही रहे थे, लेकिन हृदय परिवर्तन का भी टाइम इनको दिया गया। सबसे बड़ी बात है राहुल, 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी का साथ दिया था। सबसे बड़ी बात है कि अंतरात्मा की आवाज को लेकर के मनोज पांडे ने, जो कि मुख्य सचेतक थे उस समय समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उससे पहले इस्तीफा दिया था और क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के जो कैंडिडेट थे राज्यसभा उम्मीदवार, उनको वोट दिया था। 1 अप्रैल को एक तस्वीर आई थी राहुल, आपको बता दें, जिसमें विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और साथ में राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन बीत जाने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हृदय परिवर्तन और पीडीए के खिलाफ का जो बात कह करके इनको पार्टी से निष्कासित किया, वो भी 7 में से केवल 3 लोगों को, अभी भी 4 नामों को छोड़ दिया गया है, जिसमें विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए कहा जा रहा है कि वो लोग किसी मजबूरी की वजह से गए थे। आपको बता दें, मनोज पांडे तो लोकसभा चुनाव में बकायदा मंच भी साझा कर चुके हैं बीजेपी के साथ, और जो बातें आ रही है जी मैं बता रहा हूँ,
योगी आदित्यनाथ जी के आगे पीछे मैंने पूजा पाल को 70 बार देखा है। कहां पे बताऊं मैं आपको? महाकुंभ में उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया भाई। वो आगे पीछे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए आगे पीछे आ जाए, वो हर जगह रहती थी, मैंने देखा है, उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल राहुल, एकदम सही बात है। आपने जो बात कही है, पहली बात तो इतना समय लगा है, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो बात निकल करके सामने आ रही कि मनोज पांडे से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा ये हास्यास्पद है, बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं, आज मुझे वो पार्टी से निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसी तरीके की बात राकेश प्रताप सिंह की तरफ से है। अभय सिंह ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अभय सिंह भी अपनी पत्नी और अपने पिता के साथ पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान का खुलकर समर्थन किया था। सबसे बड़ी बात है, हृदय परिवर्तन के लिए इतना लंबा वक्त क्यों दिया? लोकसभा का चुनाव बीत गए, 1 साल बीत गए, और आज समाजवादी पार्टी को याद आ रही है। और एक और बात राहुल, आपको मजे की बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधानसभा की जो तीनों सीट पर आपने बोला है चुनाव की बात, अगर ऐसे इन्होंने निष्कासित किया है, तो अभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी अपील भी नहीं की गई है कि इनका केवल निष्कासन किया गया है। अपील नहीं की गई कि यहाँ पर निष्कासन के साथ यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी निष्कासन के बाद क्या विधानसभा चुनाव के लिए वो अपील करते हैं। नहीं आ रहा राहुल, टाइम बहुत ले लिया अखंड, बहुत टाइम ले लिया। अपूर्व बताइए। जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था कि अखंड ने जिस प्रकार से कहा, देखिए मिल्कीपुर का जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं अभय सिंह का, और अगर बात करें खब्बू तिवारी का, ये चुनाव जिताने में अहम भूमिका रही है। और इसके पहले इनके पिता और इनकी पत्नी दोनों ने बीजेपी ज्वाइन करके एक समाजवादी पार्टी को एक आईना तो पहले ही दिखा दिया था। एक क्रॉस वोटिंग के बाद ये दूसरा आईना दिखाने का था जब इनके परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी। और रही बात जब इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी में जब क्रॉस वोटिंग की थी, तब मेरी बात हुई थी बागी विधायक अभय सिंह से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो है मैं उन लोगों से एकदम मतलब नहीं रखना चाहता जो रामद्रोही हैं, जो राम के प्रति गलत विचार रखते हैं, जो राम के जो है जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, और जो राम का दर्शन करने से रोकते हैं। मैं राम का अनुयायी हूँ, राम का वंशज हूँ और राम के साथ हूँ। मैं इस वजह से पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं राम के दर्शन करने जाऊंगा। और मुझे मेरा मैं आपको बता दूं, जिस दिन इन्होंने क्रॉस वोटिंग करके आए थे, अयोध्या पहुंचे थे, उसी दिन इन्होंने रामलला का दर्शन किया था, और उसी दिन साफ तौर पर जग जाहिर हो गया था कि ये अब समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है। बिल्कुल समय लिया गया। इंद्रवीर, बहुत संक्षेप में, जो कि मेरे और बाकी संवाददाता वेट कर रहे हैं। इंद्रवीर, उनका वेट किया जा रहा था, तो अभी जो है, अभी कहीं ना कहीं इनका वेट सपा में जाएंगे। और मैं फिर बता दूं, ये 7 विधायक जो इन्होंने 4, जैसा अखंड ने बताया कि 4 में 4 का नाम नहीं उल्लेख किया, और आपने बताया कुंभ में घूम रही थी पूजा, और उसके साथ साथ अभी आप देखिएगा 27 चुनाव के पहले अब ये 27 चुनाव की राजनीति स्टार्ट हो गई है, चाहे वो बात करे सपा की, चाहे वो बात करे भाजपा की। तो कहीं ना कहीं अभी मान मनोवल होगा, और ये तीनों में से आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, देखिएगा आने वाले समय में इसका जो है निर्णय कुछ और लेंगे। ये खुद सेल्फ डिपेंड है। और रायबरेली की राजनीति में, जैसे अभी इंजीनियर ने एक चीज बड़ी अच्छी बात कही सपा के जिला अध्यक्ष ने, कि हमने 5 विधानसभा जीती, तो 6ठी विधानसभा कहीं ना कहीं मनोज पांडे जो उच्चारते थे, उनका वोट बैंक एक विशेष जात विशेष था। वो जात विशेष से जाने के बाद कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय बताएगा कि अब इनमें से कौन बच रहा है, कौन नहीं बच रहा है। जी, और ये बड़ा राजनीति का भूचाल सा आ गया। अब ये आज सपा ने जो तीनों विधायक को किया, इसमें भूचाल सा आ गया पूरे प्रदेश में। जी राहुल, ठीक है, धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अखंड आपका भी, इंद्रवीर आपका भी, अपूर्व आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। अब हमारे साथ आदर्श गुप्ता, जितेंद्र श्रीवास्तव, जावेद खान, इम्तियाज जुड़े हुए हैं। इन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जावेद, आगरा से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल सर, आपको बता दें, आगरा से जो बड़ी खबर है, बहुत दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है कि एक 9 साल की नाबालिग बच्ची से उसकी ही मां देह व्यापार का धंधा करा रही थी। मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र का है, जहां पर एक 9 साल की बच्ची ने आरोप लगाया है कि उसकी मां उसके साथ में 2 साल से देह व्यापार का धंधा करा रही है, और उसके विरोध करने पर उसको मारा पीटा भी जाता है।
वो बच्ची बीती रात सभी को कमरे में बंद करके बाहर, घर से बाहर भाग आई और राह चलते लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। राह चलते लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई, ये बात सुनकर, और उन लोगों ने उस बच्ची का वीडियो भी बनाया और थाना सदर लाकर बच्ची को पुलिस को सौंप दिया। सोचिए अब जमाना कैसा आ गया है। थोड़ा प्रॉब्लम है आवाज में आपकी, आवाज फंस रही है जावेद जी, नहीं तो आगे भी मैं लेता। लेकिन जावेद ने एक खबर बड़ी अच्छी बताई है, मतलब रिश्तों को शर्मसार करने वाली सबक है इस खबर में। जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसी माँ ने अपनी बच्ची को जिस फरोशी के लिए मजबूर किया। अब ये तो कहिए बाहर के जो लोग हैं, अभी भी इंसानियत थोड़ी बहुत जिंदा है। जो बाहर के लोग उसके थे, जो ना किससे कोई नाता था ना कुछ रिश्ता था, उन लोगों ने उसकी मदद की बात सुनी। जब थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ज्ञानेंद्र कहाँ जा रहे हैं भाई? आप कार से लाइव दे रहे हैं, हमारा रिपोर्टर बहुत बिजी है, क्या बात है भाई, कहाँ जा रहे हैं? और बड़ी खबर कौन सी है प्रतापगढ़ की? बिल्कुल राहुल, देखिए बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सबसे पहले हम बात करते हैं गुलशन यादव की। देखिए उस दिन लखनऊ में उनकी जो है संपत्ति कुर्क की गई थी। अब प्रतापगढ़ में संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा किया गया है और तकरीबन 3.5 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क करने का इरादा पुलिस ने बना लिया है। सबसे बड़ी खबर यही है। गुलशन यादव ऊपर लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पहले उनके घर को कुर्क किया गया था, उनकी पत्नी की जितनी भी संपत्ति थी, सीमा यादव, उनकी संपत्ति कुर्क की गई थी। फिर लखनऊ की संपत्ति कुर्क की गई और उनका ब्यौरा निकाला जाने लगा। और इससे पहले भी देखा गया है। बिल्कुल दूसरी बड़ी खबर की राहुल की बात करें तो प्रतापगढ़ में पिछले हफ्ते जिस तरीके से घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर प्रतापगढ़ पुलिस जो है एक्शन मूड में दिखी और कुछ ही घंटों के भीतर 3 बड़ी मुठभेड़ देखने को मिला और अभी तक कुछ बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। तो पुलिस ने साफ तौर पे पहले तो उनके घर पे जेसीबी चलाने, बुलडोजर चलाने का काम किया और उनको इनामिया घोषित कर दिया है। 14 अपराधियों को 25-25 हजार रुपए का इनामिया घोषित किया गया है। ये 2 बड़ी खबरें थी। और तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला। जिन 2 थानों में सस्पेंड किया गया था और 2 थानों को एसएचओ को पोस्ट किया गया था, तो फिलहाल एक थानेदार तो पोस्ट हो गया, लेकिन पट्टी के कोतवाल सतेंद्र सिंह जो बने थे और उनको मात्र रात के 9 बजे वो चार्ज लेते हैं। 2 घंटे के अंदर उनको जो है फिर से यातायात प्रभारी बना दिया जाता है। ये शहर में तकरीबन 4 दिनों से ये चर्चाएं बढ़ी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और प्रतापगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ कि 9 बजे रात में चार्ज ले रहे हैं और 11 बजे उन्हें फिर से यातायात के प्रभारी बना दिए जा रहे हैं। अभी भी लगातार चर्चाएं बनी है। राहुल, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। सही बात है, 9 बजे चार्ज लेते हैं और 11 बजे उनका तबादला हो जा रहा है रात में, तो प्रश्न तो उठेगा, जाहिर सी बात है। जितेंद्र, बस्ती की खबर, आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, बस्ती की बड़ी खबर की बात की जाए तो वह अल्पसंख्यक विभाग की खबर है। आपको बता दें कि राहुल उस अल्पसंख्यक विभाग से एक ऐसा जिन्न निकला है कि राहुल सोच के सिर्फ बस्ती मंडल की मैं बात ना करूं, पूरे प्रदेश जो है सोचने पे महसूस जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। लगभग 1.56 करोड़ के घोटाले का मामला आया है। जो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आती थी, कहीं ना कहीं लगभग 1832 बच्चों की जो छात्रवृत्ति थी वो 1.56 करोड़ का एक लंबे घोटाले का मामला सामने। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें लगभग 75 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बस्ती जैसे मंडल में अगर 1.56 करोड़ का मामला अगर आता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ऐसे ही घोटाले मुझे लगता है कि हो सकता है अन्य जनपद में भी हो जाएंगे फिलहाल। लेकिन इस मामले में 75 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ है। अब यह देखना होगा क्या जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उन लोगों के द्वारा जो छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाती थी अल्पसंख्यक विभाग में, क्या वो रिकवरी होती है या उसके बिहार पे किसी तरह की और कार्रवाई होती है। राहुल, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी जो है ये बाकी है और जनता इस चीज को जानना भी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद में लगातार लोगों जो 75 लोग हैं उनके खिलाफ जांच तो बैठी हुई है, जांच चल रही है। अब आगे देखना होगा उसमें क्या कार्रवाई होती है। राहुल, धन्यवाद जितेंद्र, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अहम खबर से आपने अपडेट किया। स्क्रीन पर लेकर आइए आदर्श गुप्ता को, इम्तियाज को, ब्रजेश पांडे को और मोहम्मद इमरान अगर हो तो उनको भी लेकर आइए। इन सारे लोगों को ले, जब बात मैं करूं तो एक रिपोर्टर को ले आइएगा, ठीक है? मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आदर्श, हरदोई से बड़ी खबर कौन सी है?
राहुल हम चाहेंगे कि हम आज उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर नो एंट्री है। इस नो एंट्री में ट्रक खड़े होने लगी, आज हम खुद स्वयं वहाँ पर खड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो बताएं कि रात सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे को लेकर यहाँ पर नो एंट्री शहर में लगी रहती है, और हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर एक भी ट्रक आपको नहीं दिखाया, एक भी ट्रक नहीं खड़े हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मोहर जरूर नोटिस में डाली गई है, जो कि रास्ता ब्लॉक किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नो एंट्री की, तो ट्रक जो है यहाँ से तो निकल जाते हैं पुलिस की मिलीभगत से, और लखनऊ चुंगी और बड़ा चौराहा जो बेस्टन चौराहा है उधर होकर निकलते हैं, जहाँ जो कहीं ना कहीं पर एक हादसे को दावत देते रहते हैं। इससे पहले जो जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी थे, उस पीरियड में मैंने इस न्यूज को ब्रेक करवाया था। और आज फिर जब अनुन्नय झा जो नए डीएम आए हुए हैं, उनको भी अपने चैनल के माध्यम से अब जानकारी देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो नो एंट्री है, नो एंट्री में ट्रक खड़े होने चाहिए, लेकिन नो एंट्री में ट्रक ना खड़े होकर वो सीधे शहर के अंदर निकलते चले जाते हैं। वहाँ पर बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और वहाँ पर जो औरतें भी निकलती है, पुरुष भी निकलते हैं। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक ट्रक आ रहा है, पीछे दिख रहा है आपको राहुल जी, ये नो एंट्री में आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ना के ये पीछे ही रुक जाएगा जी राहुल। और सबसे बड़ा हादसा जो है इन ट्रकों को लेकर ही होते हैं, यहाँ पर कई बार नहीं, नो एक्सीडेंट भी एंट्री में होते तो हैं, नो एंट्री लेकिन में गाड़ी तो नहीं प्रशासन होनी उन्हें चाहिए ध्यान ना, नहीं देता। गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, तो जी लापरवाही है। इस पे आगे कार्रवाई होगी, क्या होती है उस पर अपडेट लेंगे। इम्तियाज, आपके जिले से बड़ी खबर कौन सी है स्क्रीन पर लेकर इम्तियाज को? सावन जब रिपोर्टर बोले तो एक एक करके ले आएंगे ना, ये बहुत राहुल इंपॉर्टेंट है। आपको बता रिपोर्टर दें, एक एक लेकर ब्रिजेश जी को उसके बाद ले आइएगा, ले आइए इम्तियाज को ले आइए। राहुल आज हमारे जिले से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मौतें हुई हैं। पहली घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के रघवापुर में हुई है, जहां पर एक जमीन पे खूंटा गाड़ने का विवाद हो गया और उसमें 2 पक्ष भिड़ गए। उसमें एक 76 साल के वृद्ध की धक्का देने से गिर जाने से मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज के जांच शुरू कर दी है, आरोपी फरार हो गए हैं। दूसरी घटना हमारे पोखरा थाना क्षेत्र के बालक मऊ में हुई है। यहाँ पे एक भाई ने अपनी बहन की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को भूसे में छुपा दिया। घटने की जानकारी पे तमाम लोग पहुंचे। घर में उनके पिता नहीं थे, पिता के को किसी ने मोहल्ले के लोगों ने सूचना दी। जब वो घर आते हैं तो उनको पता चलता है। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को बरामद कर लिया है और आरोपी भाई को जो है गिरफ्तार कर लिया रहा है। बताया जा रहा है कि भाई मंदबुद्धि भी है और नशे का आदी है, और विवाद किस बात को लेके हुआ है, इस बात की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। जी ठीक है, थैंक यू। कौशाम्बी से आपने जानकारी दी है। ब्रिजेश, आपके यहाँ से बड़ी खबर कौन है? जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मौसम बदलते ही नदियों का जलस्तर जो है बढ़ता नजर आ रहा है। तो जो गांव नदी के करीब हैं, लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है, क्योंकि कटान के समय उनकी फसलें और घरें भी नष्ट होती रहती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे सिद्धार्थनगर जिले में जो 5 तहसील और 5 विधायक हैं, उनमें सबसे सक्रिय विधायक अगर देखा जाए तो सोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा है, जो अपना दल से जो है यहाँ विधायक चुने गए हैं। अब विजुअल भेजा गया, उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक विधायक होने के बावजूद भी जा करके नदी के तट पर बैठा हुआ है और वहां लोगों को बुला करके इस चीज को लेकर के वहां कई लोग एकत्रित हुए, जो है विभागीय अधिकारी भी एकत्रित हुए, उन लोगों को अवगत कराया कि इनकी जो नदियों का कटान है उसे समय से सही किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में वहां के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। जबकि 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है ऐसे कार्यों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन स्थिति आज भी वही बनी हुई है। रही दूसरी बात, हम आपको बता दें राहुल कि इस समय जो मनरेगा का कार्य है, जो पूर्व में भी बताया जा चुका है कि जो सरकार की एक योजना आई ग्राम प्रधानों के द्वारा कि जो हर गरीब तबके के जो परिवार है उन्हें सरकार 100 दिन की रोजगार देने की दावा करती है। तो ऐसे में एक भनवापुर विकास खंड है जहां पत्नी तो प्रधान है और पति रोजगार सेवक बन करके बैठ गया है। अब ऐसे में फर्जी लेबर जो है, अभी एक वर्क आईडी पे 147 लेबर उसके द्वारा लगा दिया गया। इस समय सरकार मनरेगा श्रमिकों को 252 रुपए डेली जो है दे रही है। अब ऐसे में अगर एक दिन का आंकड़ा देखा जाए तो 37,044 रुपया प्रतिदिन की जो है एक दिन के सरकार के पैसे जा रहे हैं। अब ऐसे में लगातार सरकार जो चाहती है कि जिस ग्राम में अगर पत्नी प्रधान है तो रोजगार सेवक वहां नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जब दोनों एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार होना ही स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ बिल्कुल पता बिल्कुल। नहीं क्यों खंड विकास अधिकारी या जो विभागीय अधिकारी क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि पत्नी तो प्रधान है और पति रोजगार सेवक बन के बैठ गया है। और जब दोनों रहेंगे तो गड़बड़ झाला तो होगा ही। जी बिल्कुल। इस मामले गंभीरता गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए। धन्यवाद आपका ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए। बाबू अभिषेक, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही विजय जी सर? बोलिए। हाँ, मैं राहुल बता देना चाहता हूँ कि इस समय मैं अमेठी जिले के मुख्यालय पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महासचिव गोविंद नारायण शुक्ल की अगुवाई में भाजपा कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, आज श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है और अमेठी में इस संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हमारे संवाददाता कुलदीप पहुंचे और ये जानकारी दे रहे थे। कुलदीप, आपका धन्यवाद बहुत इस पूरी जानकारी के लिए। अब मोहम्मद इमरान और बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद इमरान, अपने जिले से आप पहले खबर बताइए। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, बिजनौर में जो है आवाज नहीं आ रही आपकी। नए जिलाध्यक्ष बनाए गए। हाँ अब बोलिए, अब आई। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सपा ने जो है अपना एक मुहिम चला रखी है और उसी मुहिम के तहत जो है बिजनौर में महासचिव का जो है भव्य स्वागत समारोह किया गया और उसी के चलते अल्पसंख्यक सभा के जो है नए जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। और उसी में जो है जब सभा चल रही थी तो कहीं ना कहीं सभा के खेमे में जो है एक कटास देखने को मिली। कहीं ना कहीं दो अलग अलग गुट जो है देखने को मिल रही है। जी राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अभिषेक सिंह, भदोही से खबर आज की कौन सी बड़ी है? जी राहुल जी, अगर बात की जाए भदोही की बड़ी खबर, तो आज भदोही में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है। आज 12:45 पर भदोही पहुंचेंगे। भदोही में आज कई जगह भ्रमण भी करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज भदोही के लिए आज खास दिन माना जा रहा है। भदोही में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है और कहीं ना कहीं 2027 की जो चुनाव है, उस चुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं अब पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार के संदर्भ में भी अब सभी जनपदों का दौरा कहीं ना कहीं प्रारंभ कर चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, भदोही में दौरा होने से कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी लगातार जो है कि मौन थे कार्य के लिए, कार्य की जो प्रणालियां देखी जा रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठ रहे थे, रोड से लेकर को हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हो और राजस्व की समस्याएं हो, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं फेरबदल देखने को मिलेगा। जी राहुल, यानी अब से 10 मिनट बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही के दौरे पे आ रहे हैं और जहां पर अभी बाबू अभिषेक सिंह मौजूद है, यहीं से योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरेगा जी मैं और इस ये वक्त लोकार्पण से। हाँ बोलिए बोलिए। जी मैं राहुल जी बताना चाहूंगा दर्शकों को, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ, यहीं से चंद कदम की दूरी पर जिलाधिकारी कार्यालय है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस अधीक्षक का के हेलीपैड पर ही जो है योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहीं से जो है जिला अधिकारी कार्यालय में बैठक करेंगे। उसके साथ साथ पुलिस विभाग के जो अधिकारियों के साथ भी बैठक लेंगे और कहीं ना कहीं अब इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा पूरे भदोही की जिला प्रशासन पर। तो कोई दौरा नहीं। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए और मैं चाहूंगा इस खबर को आप 9 बजे 9 रिपोर्टर में भी भेजें। पूरी खबर, क्या आज दिन भर योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से बड़े काम किए, इसमें एक पीटीसी आपकी आनी चाहिए। धन्यवाद आपका बाबू अभिषेक सिंह इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और अब वक्त चूंकि देखिए 2025 में कई हादसे हो रहे हैं, कई दुखद हादसे हो रहे हैं। आपने देखा अभी विमान हादसा हो गया, इसके पहले भी क्या स्थिति रही, इस 2025 ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवव्रत जी आपदाओं के निवारण के लिए यज्ञ कर रहे हैं।
कि हमारे देश में इस तरह की आपदाएं ना हो, और उन्होंने कहा कि इन सब की समस्या का एक ही हल है कि यज्ञ का आयोजन किया जाए। आप जानते हैं, जब इस सृष्टि की रचना होनी थी तो ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की पतित पावनी धरती पर प्रथम यज्ञ किया था, और इसीलिए उसका नाम प्रयागराज बना पड़ा था। यहां से प्रयागराज की चंद कदम की दूरी पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवव्रत जी कर रहे हैं। उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो भगवत् प्रचोदयात्। हरि ओम महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो। अब देखिए, हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। साधु संत अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, दूसरे लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास था अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवव्रत जी महाराज का। 12 बजे 12 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।